इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि हमारा है P53। ठीक है, तो हमें P53 जीन जो है वो कैसे काम करता है, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्यों है, और मेनली हमने इसके बारे में बहुत ब्रीफ ओवरव्यू देखा था सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा P53 के रोल को इलाबोरेट करके पढ़ेंगे कि ये कैसे काम। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। P53 को रेगुलेट करने वाला एक जीन या एक प्रोटीन हम मान सकते हैं MDM2। ठीक है, एक प्रोटीन है MDM2। MDM क्या करता है, ये रेगुलेट करता है P53 की कॉन्सेंट्रेशन को। कैसे कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है, अगर मान लो बेटा सेल अंडर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशंस मतलब कि डीएनए डैमेज नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब नॉर्मल कंडीशन है तो जो P53 की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो लो होती है। ठीक है, सेल के अंदर P53 कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है बेटा, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे काम कर रहे हैं MDM2। MDM2 का काम क्या होता है, डिस्ट्रक्ट करना P53 को, ताकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो रहे। तो MDM2 जो प्रोटीन है वो डिस्ट्रक्ट करता है किसको, P53 को, ताकि अंडर नॉर्मल कंडीशन P53 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर मान लो, अगर सपोज करो सेल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, ठीक है, सेल में हमें नजर आया डीएनए डैमेज, तो अब क्या होगा, जब डीएनए डैमेज होगा तो देयर आर सेवरल काइनेसिस, सेल के अंदर बहुत सारे काइनेसिस होते हैं, मतलब कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। इनमें से कुछ काइनेस क्या करेंगे, इनमें से कुछ काइनेस ना बच्चे P53 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे, मतलब कि P53 को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब हुआ हमारे पास P53 हमारा जो प्रोटीन था वो फॉस्फोराइलेट हो गया। ठीक है, और जब ये फॉस्फोराइलेट हुआ, अब MDM2 कैन नॉट डिस्ट्रक्ट P53। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। इसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की वजह से MDM2 कैन नॉट डिटेक्ट P53। ठीक है, यहां तक में आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि P53 की जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर कैसे बैलेंस रह रही है। तो दोबारा से देख लेते हैं, P53 नॉर्मल कंडीशंस में वो लो कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। क्यों, बिकॉज ऑफ MDM2 जो उसको डिस्ट्रक्ट करता रहता है। ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन या जब डीएनए डैमेज है, तो उस टाइम पे P53 गेट्स phosphorylated and cannot be destructed by MDM2। ठीक है, हमारे लिए जो मेजर कंसर्न है, हमें ये स्ट्रेसफुल कंडीशन को ही डिटेल में पढ़ना है कि अंडर स्ट्रेस होता क्या है। होगा क्या, P53 फॉस्फोराइलेट हो गया। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड। अब जब ये राइलेट हो गया, तो बेटा ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑन द DNA फॉर P21। मतलब कि जो डीएनए P21 प्रोटीन बनाता है, ये उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अगर इसको बात को सिंपल समझने की कोशिश करें, तो P53 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, और P53 की वजह से ऐसे जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे जो P21 बनाएंगे। तो अब यहाँ पे P21 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो P53 का रोल क्या है, P21 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। सो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, P53 ने अपना काम कर लिया, उसने P21 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो नाउ द मेन क्वेश्चन है कि P21 क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा P21 प्रोटीन है वो क्या काम करता है। तो P21 जो है बेटा वो एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ CDKI। CDKI का मतलब है, CDK क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ये उनके इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। अगर आपने सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे साइक्लिन और सीडीके कंबाइन होते हैं, और जब ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनता है, तभी साइक्लिन सीडीके जो सेल साइकिल होती है वो रेगुलेट होती है। ठीक है, तो होगा क्या, लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पे एक साइक्लिन है, ये एक साइक्लिन मॉलिक्यूल है, ये बाइंड करा अपने स्पेसिफिक सीडीके मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे चला जाएगा P21।
P21। जब ये P21 जाके साइक्लिन CDK से बाइंड करेगा तो P21 जो होता है वो ब्लॉक कर देता है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जाके बाइंड करता है साइक्लिन CDK के साथ और ये उनको ब्लॉक कर देता है। तो P21 जो है बेटा वो बेसिकली P21 बाइंड करता है, या तो वो बाइंड करेगा साइक्लिन D और CDK 4 और 6 के साथ, या फिर वो बाइंड करेगा साइक्लिन E और CDK 2 के साथ। जब वो इनके साथ बाइंड करेगा तब वो क्या करेगा, फिजिकली ब्लॉक देयर काइनेज एक्टिविटी। क्योंकि साइक्लिन CDK क्या करते हैं, साइक्लिन CDK साइकिल को रेगुलेट करते हैं, बट ये क्योंकि साइक्लिन CDK का मतलब क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो मतलब ये काइनेज है, ये एक सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं कि ये किसी एक ग्रुप को, प्रोटीन को या किसी एक एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करेंगे, वो फर्दर करेगा। तो ये उसकी सेल जो काइनेज एक्टिविटी है, जो फॉस्फोराइलेशन करने की एक्टिविटी है, उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट जो हमें चाहिए था कि जब तक DNA डैमेज रिपेयर नहीं होता तब तक जो सेल साइकिल है, साइकिल गेट्स ब्लॉक, या साइकिल जो है वो पॉज हो जाएगी जब तक ये DNA डैमेज रिपेयर नहीं होता, विच इज जनरली एट G1S फेस। ठीक है, तो ये एक काम हमने पढ़ लिया कि P53 अपना काम करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ P21। अब इसके आगे की स्टोरी क्या है। अब बेटा हमने यहां तक पढ़ा कि P53 जो है उसने P21 को एक्यूमुलेट करा, P21 ने ब्लॉक कर दिया साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, अब साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स की वजह से हमें एक और प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, दैट इज RB, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, क्योंकि इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट रोल है सेल साइकिल रेगुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नॉर्मली जो साइक्लिन CDK है, साइक्लिन CDK जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो करता क्या है, वो फॉस्फोराइलेट करता है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, फॉस्फोराइलेट करता है RB को, रेटिनोब्लास्टोमा को। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा नॉर्मल कंडीशन में, रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो होता है बाउंड होता है एक फैक्टर के साथ, E2F फैक्टर के साथ। ठीक है, जब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, जब यहाँ पे आके एक फॉस्फोराइलेशन होगी, तब बेटा क्या हुआ, ये जो RB है, ये फॉस्फोराइलेशन, ये RB, इसकी शेप चेंज हुई। शेप चेंज होने की वजह से यहाँ से E2F जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो रिलीज हो गया, और ये E2F जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है और DNA सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, ये बहुत सारे जीन्स को टर्न ऑन कर देगा जो DNA सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार फटाफट से वापस से देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ जी, तो P53 जीन जो था उसने P21 की एक्यूमुलेशन बढ़ाई। P21 ने बेटा ब्लॉक करा साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स नॉर्मली क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं, किसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, RB को, रेटिनोब्लास्टोमा को। नॉर्मल कंडीशन में रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है वो E2F के साथ बाउंड होता है, लेकिन जब यहाँ पे आके फॉस्फोराइलेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो एक P ग्रुप अटैच हो गया तो इसकी शेप चेंज होगी। बेटा जब रेटिनोब्लास्टोमा की शेप चेंज होगी तो इसकी वजह से E2F फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएगा, और जब ये E2F फैक्टर रिलीज होगा तो ये E2F फैक्टर चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे DNA सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। मतलब कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है, अगर वो फॉस्फोराइलेट हुआ, नॉर्मली अगर वो फॉस्फोराइलेट हुआ तो DNA सिंथेसिस होता रहेगा, सेल साइकिल चलती रहेगी। तो ये ओवरऑल काम था जो अंडर नॉर्मल कंडीशन हो रहा था, जब तक कोई भी डैमेज या कोई भी स्ट्रेस डिटेक्ट नहीं हुआ था। तो साइक्लिन CDK RB को फॉस्फोराइलेट करते थे, फॉस्फोराइलेट होने पे E2F रिलीज होता था और E2F चला जाता था न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, वाइसा वर्सा, क्योंकि साइक्लिन CDK हो गए हैं ब्लॉक, उनको किसने ब्लॉक कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया P21 ने। तो अब बेसिकली साइक्लिन CDK जो कॉम्प्लेक्स था वो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आके P21 अटैच हो गया था। तो अब जो RB की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, नॉट फॉस्फोराइलेटेड, तो जब ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रहता है, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रहता है, मतलब कि जब इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही तो ये क्या करेगा, ये RB जो था वो E2F के साथ अटैच था, तो ये E2F के साथ अटैच ही रहेगा, जिसकी वजह से E2F इज नॉट रिलीज। और अगर ये E2F रिलीज नहीं होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, तो DNA सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब P21 साइक्लिन और CDK को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से RB फॉस्फोराइलेट नहीं होता, RB फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो E2F रिलीज नहीं होगा, और अगर E2F रिलीज नहीं होगा तो DNA सिंथेसिस नहीं होगी, तो सेल साइकिल जो है वो पॉज हो जाएगा G1S फेज में, तब तक जब तक DNA डैमेज रिपेयर नहीं हो जाता। और अगर ये DNA डैमेज इररिपेयरेबल है, अगर ये DNA डैमेज रिपेयर हो ही नहीं सकता, तो फिर ये सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, फिर P53 जो है वो करेगा एपोप्टोसिस।
मतलब कि इट विल लीड्स टू दिस इवेंट या सीरीज ऑफ प्रोसेस विच विल लीड टू सेल डेथ। ठीक है, तो अगर ये जो डीएनए डैमेज है ये इररिपेयरेबल है या इररिप्लेसेबल है, तो P53 विल लीड्स टू एपोप्टोसिस, सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अगर मान लो अब P53 का कितना इंपॉर्टेंट रोल आ गया, क्योंकि सारी जो चेन थी वो उसी ने स्टार्ट करी थी। अगर देयर इज अ म्यूटेशन इन P53 जीन, P53 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, तो P53 प्रोटीन के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से P21 काम नहीं करेगा, साइक्लिन सीडीके ब्लॉक नहीं होंगे, आरबी जो है वो कंटिन्यूसली फॉस्फोराइलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से E2F कॉन्स्टेंटली रिलीज होके डीएनए सिंथेसिस करवाता रहेगा। उस केस में क्या होगा, अब हो जाएगा उस केस में फिर अनकंट्रोल्ड cell division, and that will lead to conditions like cancer or tumor। ठीक है, इसीलिए हम इन 3 मेन जो यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, हम इनको नाम देते हैं। जैसे P53 को बोला जाता है गार्डियन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, P21 को ब्रेक ऑफ सेल साइकिल बोला जाता है, और आरबी को गेट कीपर बोला जाता है। ठीक है, ये नाम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जो ट्यूमर रिप्रेसर जीन है वो समझ में आया होगा। सारे प्रोसेस को बेटा 30 सेकंड में एक बार एंड अप करने की कोशिश करें। P53 जो था वो डीएनए डैमेज पे एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होने पे वो P21 को अक्यूमुलेट करता है। P21 जो वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, ब्रेक की तरह। कैसे ब्रेक की तरह, क्योंकि वो जाके साइक्लिन सीडीके की जिनको शट कर देता है, वो साइक्लिन सीडीके के साथ बाइंड करेगा और उनको ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पे आरबी जो है वो E2F के साथ अटैच है, साइक्लिन सीडीके इसको फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये E2F के साथ अटैच ही रहेगा, और E2F जो फर्दर डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है वो नहीं कर पाएगा। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज एज वेल, क्योंकि P53 को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इजीली फ्लो चार्ट के डायग्राम की हेल्प से कर सकते हो कि P53 एक्टिवेट होगा तो P53 P21 को अपरेगुलेट करेगा, उसकी सिंथेसिस बढ़ा देगा। P21 जाके बाइंड करेगा साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस के साथ। जब वो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस के साथ बाइंड करेगा तो जो आरबी है वो फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आरबी फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा तो E2F रिलीज नहीं होगा, और अगर E2F रिलीज नहीं होगा तो फर्दर सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी। विद दिस वी आर डन विद P53, दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन कैसे काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।